हम्म भाई हम बात कर रहे हैं एक नया ऑटोसोमल डिसऑर्डर, मतलब ए आर रहमान है ये भी। ए आर रहमान से मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव। अच्छा, ये एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल है इस चीज़ का कि तुम्हें लगता है कि बॉडी में लाखों रिएक्शंस चल रही है। ये वैसा सा एक किस्सा है कि दिल्ली में बहुत सारे रोड है। कोई आपसे बोले कि एक रोड ब्लॉक हो गया है तो क्या होगा, आपके हिसाब से कुछ खास नहीं होगा, एक ही रोड तो ब्लॉक हुआ है। अब इस मिथ को तोड़ने के लिए हमारे बायोलॉजी में एग्जाम्पल क्या दिया गया कि जैसे दिल्ली में बहुत सारे रोड्स बनाए गए, रोड्स, एक रोड कनेक्ट होता है दूसरे से दूसरा, तीसरे से, और कई बार तो दो रोड का एक कॉमन पॉइंट भी आता है। मतलब आपकी बॉडी में रोड का मतलब है मेटाबॉलिज्म यानी रिएक्शंस। आपकी बॉडी में मल्टीपल रिएक्शंस चल रही है, कई बार कुछ रिएक्शंस का, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन शुरू करता है, दूसरी का प्रोडक्ट तीसरी को स्टार्ट करता है। मतलब एक रोड का एंड दूसरे को शुरू, दूसरे का पहला स्टार्टिंग होता है, ऐसे करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है एक रिएक्शन के बीच में बना प्रोडक्ट किसी और रिएक्शन में बन रहा होता है। तो ये रिएक्शंस को हमारी बॉडी में रोड से रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा ठीक, अब यहां पर एग्जांपल क्या दिया, बोला जाता है कि दिस इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब आप ये सोचिए फिनाइल किटोनुरिया एज लाइक मेरे हिसाब से 12 क्रोमोसोम पे इसकी जीन मिलेगी, 12 हमारा वही शुरू के 22 पेयर के अंदर आ रहा है तो ऑटोसोम है। अब इसमें क्या होता है, देखो इनबॉर्न माने पैदाइशी, एरर ऑफ यानी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेटाबॉलिज्म में। देखो एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, हम सबकी बॉडी में फिनाइल एलानिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि बेसिकली एक अमाइनो एसिड है जो कि फूड से मिल जाता है। मतलब आपने कोई पनीर खाया या कोई प्रोटीन वाला खाया, उसमें क्या मिल जाएगा आपको, फिनाइल एलानिन। देखो बॉडी के डिफरेंट अमाइनो एसिड का अलग अलग यूज है। तो इसी तरह से जब ये वाला हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। मतलब ये जो फिनाइल एलानिन है इसको कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी एक नए अमाइनो एसिड में जिसका नाम है टायरोसिन। मैं आपको बता दूं सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ अमाइनो एसिड वो टायरोसिन ही है, जिसमें टायरोस का मतलब चीज होता है। इसको डिस्कवरी चीज में किया गया था, तो ये सबसे पहला है जिसका नाम क्या है, टायरोसिन। अब ये हमें वैसे भी नेचुरल डाइट से मिल जाता है, बट हमारी बॉडी क्या करती है, इसको कन्वर्ट करती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। आपको ये एंजाइम का नाम याद नहीं करना। अब थोड़ी सी 11th रिवाइज कराता हूँ। 11th में एक लाइन लिखी गई थी कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, यानी दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और मैं बता दूं कि अगर ये भाई साहब प्रोटीन है तो प्रोटीन तो बनता है आरएनए से। ये भी पढ़ाया गया था 11th में कि आरएनए और राइबोसोम दोनों मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। यानी ये प्रोटीन किससे बना होगा, आरएनए से। और आरएनए को कौन बनाता है, डीएनए। और डीएनए किसका पार्ट है, डीएनए एक जीन का पार्ट है। बेसिकली क्या होगा, इस पर्सन की बॉडी में एक ऐसा जीन होगा 12 क्रोमोसोम पे जो ये डिसाइड कर रहा है कि हम एक हेल्दी आरएनए बनाएंगे। हेल्दी आरएनए डिसाइड करेगा मैं एक हेल्दी प्रोटीन बनाऊंगा, और वो हेल्दी प्रोटीन डिसाइड करेगा कि मैं एक हेल्दी एंजाइम में कन्वर्ट हो जाऊंगा। अब अगर किस पर्सन में इस जीन में कोई डिफेक्ट आ जाए, इसे हम पीकू जीन बोल सकते हैं अभी शॉर्ट के लिए, पीकू मतलब फिनाइल किटोनुरिया। अब जैसे ही इस जीन में कोई डिफेक्ट आया, जीन में डिफेक्ट आती है ना उसने बनाया आरएनए, ना बनाया आरएनए ने प्रोटीन। जब प्रोटीन नहीं बना तो एंजाइम कैसे बनेगा। अब एंजाइम नहीं बना तो हुआ क्या, फिनाइल एलानिन का टायरोसिन में जो कन्वर्जन है वो रुक गया। अब एक दिक्कत असली होता तो क्या है, फिनाइल एलानिन का लेवल जब बॉडी में बढ़ जाता है तब ये एक अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है फिनाइल पायरुविक एसिड, पप्पा, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये। और ये बड़ा खतरनाक है। फिनाइल पायरुविक एसिड एक ऐसी चीज है, ये समझ लो ये स्लो पॉइजन हमारी बॉडी के लिए। ये जैसे जैसे ब्लड में बढ़ता रहेगा वैसे वैसे बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती, बॉडी को कुछ खास काम का नहीं है ये, तो बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती, या तो किडनी के थ्रू फेंक देती है। सर अच्छी बात है, अबे किडनी पे लोड डाल रहे हो आप। ये सोचो ना, एक ब्रिज होता है, ब्रिज की कैपेसिटी होती है कि भाई उस पर 100 या 500 किलो का वेट ही संभाल सकता है। आप जितना उस पर लोड बढ़ाओगे ब्रिज के टूटने का चांस बढ़ता जाएगा। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि अगर कोई चीज आपकी किडनी फिल्टर करे सर तो इट्स अ गुड थिंग। अरे किडनी पे लोड क्यों डाल रहे हो भाई। कई बार किडनी खराब इसलिए नहीं तो आपने कोई खराब खाना खाया है, कई बार आप बहुत ज्यादा खाते हो इसलिए भी खराब हो जाती है कि किडनी पे आपने क्या डाल दिया, ओवरलोड। कई बार डायबिटीज इसलिए नहीं होती कि आपकी बॉडी में पेनक्रियास काम नहीं कर रहा, ठीक से काम कर रहा है वो कह रहा भाई मैं एक दिन में 10,000 ग्लूकोज ही कन्वर्ट कर सकता हूं। आपने उठा दे दी बॉडी को 1 लाख ग्लूकोज, कह रहा भाई मेरी भी कैपेसिटी ध्यान दे। उसने इंसुलिन छोड़ा, सफिशिएंट नहीं, लो ऑर्गन फेल कर। तो कई बार आपकी बॉडी में ऑर्गन खराब क्यों होते हैं, आपने ओवरलोड डाल दिया। दैट्स व्हाई ओवर ईटिंग इज ऑलवेज अनहेल्थी फॉर द हेल्थ। कभी आपको ओवर ईटिंग करनी ही नहीं चाहिए। और ये सेम चीज
ज़्यादा पानी भी खतरनाक होती है। आपको लग रहा होगा पानी बहुत जीवन, अरे ठीक है, लेकिन आपको आधी बात होता है, पानी भी ज़्यादा पी ले तो भी खतरनाक है। इसका एग्जाम्पल चाहिए तो जो किडनी पेशेंट जाकर उसमें पूछना कि वो पानी कितना पीते हैं, उनका पानी भी लिमिटेड रहता है दिन के अंदर, 1 या 2 लीटर बस। क्यों सर, पानी तो अच्छी चीज़ है। ज़्यादा पानी पी लिया, किडनी खराब हो रखी है, आपने किडनी को फिर से दे दिया ओवरलोड कि 2 नहीं 4 लीटर खून साफ करो, कहेगा भाई मैं नहीं पड़ जाऊँगा। अब सोचो सेम कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पर भी है। फाइनाइल पाइरुविक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तब जब किडनी पे लोड बढ़ता है, किडनी के डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही जब ये भाई साहब ज़्यादा होते हैं ब्रेन में पहुँच जाते हैं। अब ब्लड में ज़्यादा है, अब ब्रेन में ये ब्रेन की डेवलपमेंट को रोक देता है। अब आप जानते हो कि शुरुआती के 10 साल में हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सोचो किसी को पैदाइशी, यानी ये एक मेटाबॉलिज्म में छोटा सा एरर है, क्या ही है, एक एंजाइम ही तो नहीं बना, एक रिएक्शन तो नहीं हुई, उस रिएक्शन के ना होने से देखो क्या हुआ, इसका लेवल बढ़ा, ये गया ब्रेन में और ब्रेन की डेवलपमेंट को रोक दिया। अब जब ब्रेन की डेवलपमेंट रुकेगी तो यहां पर हो जाएगा किस्सा कौन सा, मेंटल रिटार्डेशन। उम्र तो बढ़ेगी लेकिन दिमागी तौर से वही रहेगा, आइला जादू। याद है ऋतिक रोशन का आइला जादू, उसकी हाइट बढ़ रही थी लेकिन उसका दिमाग उसी तरह बच्चे के उसी के था। तो बेसिकली अच्छा, इनके केस में क्या था, ओवरऑल ग्रोथ भी नहीं देखी जाती है, यानी ये इनकी हाइट भी कैसी होती है, ये स्मॉल हाइट पर्सन होते हैं इनकी। अच्छा मैंने एग्जांपल की, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा लाइट होती है, इनकी पहचान ये भी है, इनकी स्किन क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है। बाकी हाँ टायरोसिन बताता हूँ मैं, टायरोसिन हेल्प करता है आपके थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन को बनाने में। तो ऐसा मत सुन, टायरोसिन का एक काम नहीं, टायरोसिन बॉडी के 10 रिएक्शन में यूज हो रहा है। अब सोच के देखो, अगर बॉडी में कन्वर्जन नहीं हुआ तो टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो बॉडी की पता नहीं कितनी रिएक्शंस रुक जाएंगी सेम टाइम पर, और उन रिएक्शन से फिर मल्टीपल सिम्टम देखने को सामने आएंगे। सोचो एक ही जीन तो खराब हुई है, इस एक जीन के खराब होने से बॉडी में इतने सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हुआ, प्लाइट्रॉपी, मतलब सिंगल जीन के मल्टीपल इफेक्ट है, वरना इतनी दिक्कत तो आती ही नहीं। तो पीकू में आपको याद रखनी है एक बात कि ये इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इसमें आपको एंजाइम्स आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, चाहो तो करो वरना कोई बात नहीं, एग्जाम में ये एंजाइम के नाम कभी भी नहीं आते हैं। आपको बस याद रखना है फिनाइल एलानिन या टायरोसिन, इनको आप ध्यान रखो कि दोनों के दोनों अमाइनो एसिड है, ये हमें डाइट से वैसे भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पर जब इसका लेवल बढ़ता है तबाही तब मच जाती है। एनसीईआरटी में सिम्टम जितने दिए हैं प्लीज़ उतने ही याद करना, लेकिन याद कर लेना डिजीज़ के केस में कभी भी क्वेश्चन आया है तो वो सिम्टम से आया है। आपसे क्या पूछेंगे डिजीज़ में कि भाई बताओ डिजीज़ क्या होता है, ये सब नहीं आता, वो एक केस स्टडी पे चले, आजकल एक पैटर्न आ चुका केस स्टडी का, लेकिन एक पर्सन है उस पर ये सिम्टम आ रहे, बताइए आपके हिसाब से क्या बीमारी हो सकती है। अब अगर आपने 10 में से एक सिम्टम छोड़ दिया, 9 याद कर लिए, आप तब भी गए। आपको याद होगा 10 बीमारी में से 8 सिम्टम तो सबके कॉमन निकल जाते हैं, भूख, लाइक भूख ना आना, लाइक फीवर हो गया, बॉडी हो गया, कुछ तो कॉमन ही आते हैं। तो कॉमन वाले फीचर आप हमेशा लेट में करो याद, और जो सबसे यूनिक है उसको पहले याद कर लो। सो ये है तुम्हारा पीकू डिजीज़। लेकिन पीकू के बाद अब हमें जंप करना हमारे नेक्स्ट डिसऑर्डर पे, जो कि हमारी सेकंड कैटेगरी। हम आने वाली जनरेशन की बीमारी पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था मेंडल से पहले किसी में इतना दम नहीं था कि जनरेशन कैसी आएगी ये प्रेडिक्ट करना अपने आप में क्या एक टास्क। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम ये चीज नहीं कर सकते, हम ये नहीं पता लगा अगर पेरेंट्स में बीमारी है, हम ये नहीं जान सकते कि बच्चे बीमार होंगे या नहीं होंगे, कौन जेंडर होगा कितना परसेंट नहीं, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमें 2 तरह के केस पढ़ने हैं। वन केस इज नॉन एज एन्यूप्लॉइडी एंड द सेकंड केस इज नॉन एज पॉलीप्लॉइडी। 2 तरह के केस, हालांकि हमारे केस में सिर्फ एन्यूप्लॉइडी है। एन्यू का मतलब 1 और 2 के लिए आता है, 1 और 2 बेसिकली। तो एन्यू का मतलब होता है लॉस और गेन ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम। हाँ भाई, किसने जो चैप्टर पढ़ रखा था पहले से तो ना, यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 ही क्यों आता है, वाई नॉट 3 4 5 6 7 8 9 10 है? सेक्सुअल क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम का, ओके। और कोई? अच्छा ठीक है, पॉलीप्लॉइडी देखना एक बार। पॉलीप्लॉइडी मतलब 2n से ज्यादा सेट, ठीक। आमतौर पे अच्छा आप जानते हो डिप्लॉइड किसे बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं, एक सेट तो हमारे पापा से आता है, एक सेट हमारी मम्मी से आता है। सो यहाँ पर मान लीजिए
ये पापा वाले सेट का क्रोमोसोम हो गया और ये हो गया मम्मी वाले साइड का क्रोमोसोम, ऐसे। तो हमारे पास भाई दो सेट के क्रोमोसोम हैं, ये सेट हो गया n, ये सेट हो गया n, तो कितना हो गया 2n। इट्स ओके। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास दो से ज्यादा सेट के क्रोमोसोम आ जाए, अरे सर 3 पेरेंट कैसे लगेंगे, आप 3 नहीं लगेंगे, लगेंगे 2 ही। लेकिन यहां पर ऐसा हो सकता है कि एक पेरेंट से आपको एक नहीं 2 सेट मिल जाए क्रोमोसोम का, और फादर से सिर्फ मिल जाए 1 सेट, या फादर से 2 सेट या मम्मी से 1 सेट, या दोनों से 2-2 आ जाए। तो अगर 2 सेट से ज्यादा क्रोमोसोम बन गए भाई, तो उस केस को क्या बुलाते हैं, पॉलीप्लॉइडी। 2 सेट से मतलब जैसे मान लीजिए 1 सेट और आ गया, 1 सेट और आ गया, तो लेट सपोज ये 2n से क्या हो गया 3n 4n, इसे क्या बुलाते हैं, इसे पॉलीप्लॉइडी बुलाते हैं। याद होगा जब भी क्रोमोसोम डबल होते हैं पॉलीप्लॉइडी अपने आप हो जाती है, तो वो तो कंफर्म हो गई भाई पॉलीप्लॉइडी। सोचो 46 हमारे पास है, 46 92 हो गए, तो 2 के 4 सेट हुए नहीं हुए, हमारा तो वैसे भी केस हो गया। बट हमारे में नहीं मिलता पॉलीप्लॉइडी केस। हमने पॉलीप्लॉइडी का एक एग्जाम्पल पढ़ा था, टैपेटम। टैपेटम में याद होगा उनके अंदर न्यूक्लियस से बहुत सारे पाए जा रहे थे और वो मोर देन 2n कंडीशन शो कर रहे थे। तो अभी तक आपने कहीं पर ये किस्सा पढ़ा वो था सिर्फ टैपेटम। उसके बाद जो अब पढ़ रहे हो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, और पूरे 12th में 2 या 3 जगहों पे इसका जिक्र किया गया है। तीसरा जो पॉइंट था आई थिंक इन लोगों ने उड़ा दिया है, वो चैप्टर नंबर 9 हुआ करता था पहले, अब वो हटा दिया इन लोगों ने। बायोटेक नहीं था, एनहांसमेंट इन फूड स्ट्रेटजी, वो हटा दिया। सो खैर एनिप्लॉइडी, तो भाई क्रोमोसोम में या तो लॉस होगा या गेन होगा। अगर क्रोमोसोम में लॉस होगा तो अगर क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है तो इसे बुलाएंगे हाइपोप्लॉइडी, और अगर क्रोमोसोम का गेन हो रहा है तो इसे बुलाएंगे हाइपरप्लॉइडी। हाइपर मीन ज्यादा को बोलते, ज्यादा हो गया। अब भाई क्रोमोसोम में लॉस कितने का, मैंने कहा था एक केस है या तो लॉस 1 का होगा 2 का, तो एक है 2n-1, एक है 2n-2, -1 मतलब 1 का लॉस, और इस चीज़ को बोलते हैं मोनोजोमी। अभी समझने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं भी समझा ही नहीं रहा हूँ, इसको बोलते हैं नलिजोमी। ऑब्वियसली बात है भाई, लिखने पर फोकस करके मतलब समझाने से तो गया मेरा ध्यान। यहाँ पर अगर मैं हाइपर यानी जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब एक क्रोमोसोम जोड़ दो तो ये हो जाएगा ट्राइजोमी, 2 जोड़ दिया टेट्राजोमी। अब ये समझना इस एग्जांपल के साथ। सोचो एक क्लास में 23 बेंच हैं और हर बेंच पे नर और मादा बैठे हुए हैं, मतलब उसकी वाला उसकी वाली, ऐसे पेयर्स 23 कपल बैठा दिए हमने क्लास के अंदर। बड़े दिल वाला टीचर आ गया, सो ये क्लास है, इमेजिन करो, और इस क्लास में लेट्स सपोज ये एक येलो वाले सारे मेल हैं, और साथ में इनके कौन है, फीमेल है ना। मतलब ये क्लास में ऐसे कपल बैठे हुए हैं सारे सारे, और ये क्लास इस चीज़ के ऊपर है कि अपने फील्डिंग सेट होने से कैसे बचाएं। तो दोनों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया। डेविड बेचारा बाहर से बैठा हुआ देख रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमने क्या गुनाह कर दिया भाई, हम भी तो डिजर्व करते हैं। तो हमने कहा कोई बात, तू भी डिजर्व करता है। तो डेविड को हमने कहा डेविड तू जाकर थर्ड वाले बेंच पे बैठ जा। ये इतना तेज है, बीच में जाके बैठ गया, यहां दोनों को बीच में। तो अब सुनना हो क्या रहा है, ऑलरेडी यहां पे पेयर था ना, पेयर में कितना जोड़ दिया आपने, 1 जोड़ दिया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने लोग हो गए, 3। सोचो क्रोमोसोम्स के पेयर थे, आपने किसी एक पेयर पे एक क्रोमोसोम और बिठा दिया, तो जिस पॉइंट पे आपने बिठाया वहां पे टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 3। तो भाई 3 हो गए, तो 3 के लिए क्या मैं ट्राइवर्ड यूज नहीं कर सकता। और बात रही जोमी की,
तो बायोलॉजी में पढ़ाया था 11th क्लास में कि जो SOM जिसे हम सम पढ़ते हैं इंग्लिश में, बायोलॉजी कहते हैं अगर सम किसी के साथ जुड़ जाता है, खासकर इन बायोलॉजी, तो उस सम को जोम पढ़ा जाता है। एंड जोम का मतलब वहाँ बॉडी होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, दैट्स वाई क्रोमोसोम, लाइसोम है ना, स्फेरोसोम, पैराक्सोम, तो जोम इसलिए आता है। अब सोचो 3 यहाँ पे क्रोमोसोम है तो क्या नाम दे दिया, ट्राइजोमी। यहीं पर कहीं लक्ष्य भी बैठा हुआ था अपनी वाली के साथ। लक्ष्य तू तो पता भाई, लक्ष्य तेरी वाली का नाम गुमनाम है, चल ठीक है, गुनगुन। तो लक्ष्य और गुनगुन आराम से बैठे थे, वो कहते हैं जीने मरने के जो वादे वो पूरे कर रहे थे। मैंने कहा बहुत बातें कर रहे हैं, मैंने कहा लक्ष्य बाहर निकल। अब जब मैंने यहाँ से लक्ष्य को बाहर निकाला तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ कितने बचे, अब एक बचा है। यानी मैंने पेयर में से, पेयर को क्या बोलूंगा, 2n, मैंने यहां पर पेयर में एक जोड़ दिया, यहां मैंने पेयर में से एक माइनस कर दिया। पेयर में से एक हटाओगे तो उस पॉइंट पे सिर्फ एक ही बचेगा, और एक के लिए वर्ड आता है मोनो, तो क्या होगा, मोनोजोमी। वो कह रही, वो चिल्ला रही है, हाय दैया मर जाऊंगे, मेरा बाबू चला गया, रोज जा रही चूड़ी फोड़ रही है, तो भाई को पत्थर फेंक के मुझे मारे। मैं कहा तू बाहर निकल। जब उसको भी बाहर भेज दिया तो अब उस पॉइंट पे कितने बचे, 0। यानी मैंने पेयर में से दोनों को हटा दिया, तो 2n - 2, तो वहां क्या बचा, 0। 0 को क्या बोलते हैं, नल। क्या बोलते हैं, नल। तो जब दोनों को निकाल दोगे तो 2n - 2 0 बचेगा, तो 0 को नल कहते हैं। दैट्स वाई नाम क्या आ गया, नलिजोमी। हाँ कि ना। अब यहां पे डेविड बेचारा देख रहा था, इतने में यहां पर सुमित भी देख रहा था, मैं भी तो हूं। हमने कहा तू भी आ जा, सुमित को बैठा दिया, सुमित भी यहां बैठ गया। अब सोचो पेयर में कितने जुड़ गए, 2। अब 2n + 2 कितने हो गए, 4 के लिए क्या बढ़ाता है, टेट्रा, यानी टेट्राजोमी हो गया। अब क्वेश्चन का गेम यहां आता है, वाई 1 और 2। यहां पे हम तीसरा पर्सन चौथा क्यों ना थे। आप इसको जरा क्रोमोसोम के उसमें आ जाओ, आप कृपया अपनी मानसिकता को सही कर लो। अब ये है, अब आमतौर पे ऐसा होता है कि एक सेल के अंदर, यानी हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम, मम्मी से 23 क्रोमोसोम, फादर से आते हैं। तो मान लीजिए मम्मी से हमें से क्रोमोसोम ऐसे 23 क्रोमोसोम आ गए नॉर्मल, और 23 हमें हमारे फादर साहब से आ गए। ये नॉर्मल कंडीशन, राइट। बट फीमेल का एक बार देखो केस कैसा रहा होगा। ये फीमेल सेल है और ये मान लेते हैं कि ये मतलब मेल सेल है। तो फीमेल पे इमेजिन करना कि ऐसा होगा 1 2 3 4 5, तो ये सारे कैसे होंगे, पेयर में होंगे ना। ऐसी मेल के पास जो होंगे क्रोमोसोम वो भी कैसे होंगे, सारे पेयर में होंगे। अब आप मुझे बताइए, जब मेल को नई जनरेशन पैदा करनी है तो मेल को पहले एक स्पर्म बनाना पड़ेगा, और स्पर्म में तो 2 सेट में से किसी एक को भेजना पड़ेगा। इसका ना क्रोमोसोम को सेपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, पहला पेयर सेपरेट हो गया, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, 23 के 23 फिर सेपरेट हो गए। तो एक स्पर्म में गए 23 मतलब 23 क्रोमोसोम, अगले में गए 23 क्रोमोसोम। ये नॉर्मली ऐसा होता है। सेम फीमेल भी करेगी। 46 थे, 23 एक ओवम में, और 23 जो दूसरे में गए वो खराब हो गए, मतलब किसी एक में 23 चले गए। अब ऐसा मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि लेट सपोज फीमेल का जो 3rd पेयर का क्रोमोसोम है ये अलग ना हो। कह रहे नहीं हम नहीं अलग होंगे, हम तो साथ ही रहेंगे, हम क्या दिक्कत है। अब ये अगर तीनों अलग नहीं हो रहे, 3rd वाला, सिर्फ 3rd वाला, बाकी सारे ठीक है, तो पता है क्या होगा, जो फीमेल का ओवम बनेगा उस ओवम के अंदर सारे क्रोमोसोम सिंगल होंगे, लेकिन 3rd वाला कैसा होगा, पेयर में। हाँ कहना, 3rd वाला पेयर, बाकी सारे सिंगल सिंगल। अब सोचो फीमेल का ये वाला ओवम मेल के एक ऐसे स्पर्म से फ्यूज करेगा जिस स्पर्म के पास सिंपली 23 क्रोमोसोम है, उसमें कोई ऐसा झोल नहीं हुआ है। तो मेल का पहला क्रोमोसोम बोलेगा बाबू के, हाँ आ गई पहला पेयर, दूसरा बाबू आ गई, लो दूसरा भी। फॉल्ट मैक्स टू मैक्स ऐसा भी हो सकता है कि यही सेम फॉल्ट मेल भी शो कर दे। हाँ के ना। और मान लो मेल ने यही सेम फॉल्ट अपने भी 3rd पे शो कर दिया, ऐसा मान ले। चलो 3rd पे भी मतलब सेम पेयर आ गया। अगर मेल भी 2 लेके आ जाएगा तो यहां पे कितने हो जाएंगे टोटल, 4 क्रोमोसोम। हाँ कि ना। इस सिंगल पॉइंट पे 4 के अलावा 5वां क्रोमोसोम कैसे पॉसिबल है, बताओ मुझे आप। भाई मेल या तो अपने दोनों जो क्रोमोसोम है
हाथ से या तो अलग कर देगा या नहीं करेगा, फीमेल भी सेम, दोनों अलग नहीं भी करेंगे तो 2 और 2 मिला के कितना हो गया 4, होने कितने 2, यानी मैक्स टू मैक्स 2 ही एक्स्ट्रा एक पॉइंट पे। तो मैंने जो लिखा था एनिप्लॉइडी में 1 और 2, इसका मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पेयर पे या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा या एक क्रोमोसोम कम होगा, या 2 क्रोमोसोम ज्यादा है 2 क्रोमोसोम कम होगा। अब यहां पे एक चीज सोचो कि अच्छा जैसे मानिए एक ओवम ये बना, तो एक ओवम ऐसा भी तो बनेगा जहां पे थर्ड पे कोई क्रोमोसोम होगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो ये ले आके आएगा ना। ऐसी एक स्पर्म तो ऐसा भी बनेगा ना जिसके पास थर्ड पे क्रोमोसोम होगा ही नहीं। सोचो अगर ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम से जुड़ जाएगा, पहला पेयर बन गया, दूसरा थर्ड पे कोई है ही नहीं, थर्ड पे 0 कोई है ही नहीं, थर्ड पे क्या आ गया नलीजोमी आ गया। देख रहे हो माइनस मैक्सिमम कितना हुआ 2 हुआ है, क्योंकि हम यहां पे क्रॉस उन 2 ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं जिनके क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। पेयर को नॉर्मली अलग होना होता है, नहीं भी अलग हुए तो भी तो 2 यहां हुए 2 यहां हुए, मैक्स में जोड़ोगे कितना 4, तो फालतू यहां पे 4 नहीं कितना आया 2 ही तो फालतू आ रहा है। तो प्लीज एनिप्लॉइडी में जो 1 और 2 में लिखता हूं ये पूरे सेल के लिए नहीं लिख रहा, एक पर्टिकुलर पेयर के लिए लिख रहा हूं मैं। अब आपसे मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूं कि सपोज कि 4, 5 और 7 पे ट्राइजोमी हुई है, ठीक है, और 7 अब 23, मान लीजिए 8 और 10 पे नलीजोमी हुई है, और 22वें और 20 पे टेट्राजोमी हुई है। ये एक ह्यूमन के सेल में ऐसा हो गया। तो नॉर्मली एक ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। बताइए ऐसा होने के बाद हमारे पास अब कितने क्रोमोसोम बनेंगे? अब आप लोग पता क्या करोगे सर, 5 पे ट्राइजोमी मतलब 2n+1 एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया होगा, है ना। आप जोड़ोगे 46 + 47 है ना, 5 पे एक एक्स्ट्रा आएगा 48, ऐसे करोगे, ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका और है, ट्राइजोमी का मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है ना, अगर 3 जगह ट्राइजोमी हुई है तो 3 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होंगे, हाँ क्या ना। तो पहले करेंगे 46 + 3, फिर लिखा है नलीजोमी, -2 को नलीजोमी बोलते हैं। 2 जगह पे नलीजोमी यानी -2 और -2, -4 होता है, इन्हें साथ में लिख दो -4। 2 जगह पे टेट्राजोमी, टेट्राजोमी में क्या होता है +2 और +2, यानी कितना हो गया +4। तो ये तो ऐसे चला गया, कितना आ गया 49। और आप ऐसे करोगे कि 46 से आपने 3 बढ़ा दिया 49 करोगे, एक साथ ही पहले लिख लो कहाँ पे कितना प्लस और माइनस हुआ, एक साथ जोड़ के निकाल लेना आंसर। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि किसी इंसान के 22वें क्रोमोसोम के पेयर पे मोनोजोमी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? उस 22वां जो पेयर है वो पेयर है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम है। तो वो एक क्रोमोसोम कहाँ, वो एक क्रोमोसोम किसी एक को एक्स्ट्रा मिल गया होगा, यही होगा। और हाँ, क्रोमोसोम्स के अलग होने को यानी सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम विल बी नॉन एज डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। डिसजंक्शन बुलाते हैं हम, कभी कभी लिखा हो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्या लिखना डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अगर लिख रहे हो क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हुआ तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एन्यूप्लॉइडी क्यों हुई, क्या आंसर आएगा? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ भाई क्रोमोसोम ठीक से अलग नहीं होंगे तभी तो फॉल्ट आएगा ना। सोचो 23 के 23 पर अगर प्यार से अलग हो जाएंगे, दिक्कत क्यों आएगी? दिक्कत कहां है? जब 23 में से कोई भी पेयर क्या करे, अलग होने से मना कर दे, तो वो एक्स्ट्रा लेके जाएगा। तो अगर एक्स्ट्रा लेगा तो किसी पे कम भी तो आएगा, तभी तो एक्स्ट्रा। भाई कहीं पे किसी को ज्यादा मिला तभी तो किसी को कम मिलेगा ना, बैलेंस तो अभी क्रिएट होगा। तो आप अगर पूछे एनिप्लॉइडी क्यों होती है, क्या लिखेंगे? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। और पता ही कब होता है एनिप्लॉइडी? ओल्डर एजेस के अंदर क्रोमोसोम वीक हो जाता है, सेपरेट ही नहीं हो पाते भाई क्रोमोसोम से। इसलिए कहा था ओल्डर एजेस पे जो ओल्डर एजेस से बेबी करते हैं उनके जेनेटिक डिजीज इसलिए भी ज़्यादा आती है, क्रोमोसोम में सेपरेशन नहीं हो पा रहा। और वो जो बीमारी इनको आती है वो आती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जनरली देखने को पाई जाती है। मैंने सुना जब भी जेनेटिक आए पहले पूछो कौन सा, मेंडेलियन की क्रोमोसोमल, तो उनमें क्रोमोसोमल के आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं।
तो चलो मैं तुम्हें इसका कुछ एक फेमस किस्सा सुनाता हूँ। लेट्स सपोज एक मेल में 44 प्लस XX है फीमेल, और एक मेल हो गया 44 प्लस XY। भाई XY तो पेयर में नहीं होते ना, XY तो मतलब हमेशा अलग रहेंगे, मान ले वो तो हमेशा अलग, वो तो बेचारे कहाँ ही पेयर है। अब यहां पर नॉर्मल अगर डिसजंक्शन हो तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स हो जाना चाहिए। यहां पर होना चाहिए 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। ये नॉर्मल डिसजंक्शन के बाद ऐसा होना चाहिए, ये नेचुरल ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा फॉल्ट आ जाए, फॉल्ट आने के बाद 44 प्लस XX में लेट सपोज 22 एक पे आ गया, लेकिन ये पूरा का पूरा X एक ओवम में आ गया और दूसरे में बिना सेक्स क्रोमोसोम के बाद चल रही है, हाँ या ना? ये फॉल्टी ओवम भाई, ये नॉर्मल ओवम है ही नहीं है। अब सोचो बेचारा जो मेल है वो नॉर्मल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, वो बेचारा 22 प्लस एक्स बना रहा है एक स्पर्म, एंड एक दूसरा बना रहा है 22 प्लस वाई और एक्स वाला। अब भाई हम बात करेंगे नेचुरल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये वाला इस वाले से फ्यूज़ कर जाए, हाँ कि ना? अब अगर ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम से फ्यूज़ कर जाएगा तो मेरे हिसाब से केस बनना चाहिए 44 प्लस XXY। एक केस बनना चाहिए, ठीक है? अच्छा, एक केस ऐसा भी पॉसिबल है, क्या पता ये वाला गैमेट इससे फ्यूज़ कर जाए, और अगर ऐसा हुआ तो 44 प्लस XX, ओ XX, ये तो रेसलर था भाई, जॉसलिन, सॉरी, हाँ H, अच्छा तो भी था। अब ये वाला मान लो इससे फ्यूज कर जाए 44 प्लस 0Y, और या एक केस ये वाला इससे फ्यूज कर जाए 44 प्लस X0। 4 केस पॉसिबल है। अब चारों के चारों डिफेक्टिव है, एक सिंगल बच्चा ठीक नहीं है इसमें से। अगर मान लीजिए ये वाला केस हुआ, ये वाला केस हुआ, Y है सर, जेंडर कंफर्म मेल है, Y से जेंडर माइंड, सर एक X और है, हाँ ये कहते हैं कि सपने देखे जा रहे होंगे इसके बारात ले जाने के, लेकिन डोली जाएगी इसकी। मतलब होगा ये लड़का, लेकिन लड़कों वाले कैरेक्टर इसमें नहीं आएंगे, यही है वो वाले कैरेक्टर आएंगे। इनके में गायनेकोमैशिया होगा, गायनेकोमैशिया समझते हो, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल, इनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। और अब आप सोच लीजिए कि लड़का है, लेकिन मतलब आप अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो चमन होके चमेली वाली फील आएगी इससे। इधर आ जाए एक बार, ये वाला 44 प्लस X हो, Y नहीं है मतलब मेल तो नहीं होगा भाई, Y तो मेल मान लेते। अब मेल है तो अगला बच्चा कौन सा जेंडर, फीमेल। मतलब आप ये समझो चमेली होके चमन वाली फील आएगी। हमारी छोरी छोरों से कम है कि नहीं भाई, बिल्कुल कम नहीं, ज्यादा ही उससे। तो अब एक जेंडर जो जेंडर के वो हैं उसमें वो कैरेक्टर नहीं आते। फिर कुछ किन्नर जो होते हैं वो इसीलिए भी किन्नर बन जाते हैं। कुछ का तो भाई थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मतलब प्यूबर्टी के स्टेज में थोड़ा सा हार्मोन इम्बैलेंस, इनका वो भी केस हो जाता है। बट कुछ जेनेटिक भी होते हैं, जेनेटिक वाले केस ही होते हैं। सर ये वाला क्या, ये है सुपर फीमेल, सर उड़ती है कि, अरे नहीं भाई उड़ती उड़ती नहीं है, ये जेल में मिलती हैं ऐसी लेडीज। तो क्यों, XXX वालों में क्या होता है, इनका सेक्स हार्मोन बहुत ज्यादा होता है। तो मैं दिन का 3 टाइम खाना चाहिए इनको, दिन का 3 टाइम मिनिमम सेक्स चाहिए होता है। दे आर हाईली एग्रेसिव। मतलब आप ये समझो कि जो प्योर डेवलपमेंट के फीमेल में 8 या 10 साल में स्टार्ट होती है, वो उनमें 6-7 साल में आने शुरू हो जाती है। मतलब फीमेल लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है। और क्योंकि ये सेक्सुअली हाईली एग्रेसिव है, इनका क्रिमिनल माइंड भी होता है। जब भी मिलेंगे जेल में मिलेंगे, इतना कंट्रोल इनका तो अपनी बॉडी पे होता नहीं है, तो जेल वाले इनका करते हैं इलाज, आओ हम करते हैं आपको ठीक। सो इनको सुपर फीमेल, फिर सुपर मतलब उड़ने वाली नहीं है ये, सो ना फीमेल के कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा अपीयर हो जाते हैं। ये वाला केस दिखता नहीं है नॉर्मली, यहाँ से देखो हम केस चाहे बना रहे हैं, लेकिन मिलना भी तो चाहिए। ये वाला केस मिलता नहीं है प्रैक्टिकली, ऐसा केस सर्वाइव नहीं करता। ये वाला केस जो है इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम।
सिंड्रोम मतलब ग्रुप, सिम्टम्स के ग्रुप को बुलाते हैं, बीमारी नहीं होती सिंड्रोम। और ये वाला जो है इसको बुलाते हैं क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। ऑर्गन सारे मेल वाले होंगे बट वो मेल और डेवलप नहीं होंगे सारे, मतलब मेल ऑर्गन्स हैं बट मेल डेवलप नहीं होंगे, बट फीमेल ऑर्गन है फीमेल डेवलप नहीं होंगे। अच्छा, वहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती, उल्टा ही केस है यहाँ पे, जो डेवलपमेंट वहाँ होनी चाहिए वो यहाँ हो जाती है। सो ये वाला केस है। अच्छा सोचो ये फीमेल के, अच्छा सुनना, एक पेयर अलग नहीं हो पाए, और अलग कब नहीं होते, जब ओल्डर एज में होते हैं। अब सोच लो, कोई बहुत लड़कियों के लिए है ये एक्स एक्स, लौंडों का कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। उनमें अगर इशू आया, सुनो, अरे भाई भगवान ने नेचर मेल को फायदे भी दिए हैं, बताता हूँ फायदे भी क्या है। अगर मेल में इशू आया तो इन 44 में आएगा, और ऑटोसोम में इशू आता तो जेंडर पे कोई दिक्कत नहीं आती, जेंडर ठीक रहेगा, मेल मेल फीमेल फीमेल। और अगर फीमेल की बॉडी में इशू आया तो भाई जेंडर सीधा दिक्कत किस में आती है, जेंडर वाले मामले में। दिखाता हूँ मैं आपको, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ 44 वाले का। आपके एंजाइटी में एक दिया किया है किस्सा, एक डाउन सिंड्रोम। सर ये डाउन वगैरह नाम क्यों, अरे सब साइंटिस्ट का नाम है भाई, जो नाम है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर, साइंटिस्ट का नाम है, जिस ढूंढा नाम रख दिया अपने ऊपर। क्या? हाँ, इस पर आई थिंक कोई एक रेस्टोरेंट वगैरह उसने अभी चालू किया था, वो सिर्फ डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को जॉब दे रहे थे कि भाई ऐसे लोग बहुत क्यूट दिखते हैं। एक्चुअली बताता हूँ मैं, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम है इसकी ट्राइजोमी हो जाती है, मतलब 21वें क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो इनके पास, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अच्छा, इनमें सबसे जो बड़ा गेम है वो है सिम्टम्स का। आप पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ क्या है। गर्दन छोटी होती है, फेस पूरा राउंड होता है, फोरहेड काफी बड़ा होता है, इनकी जीभ आदि हमेशा बाहर निकली होती है, हमेशा बाहर। उधर क्यों देख रही थी तू उसको, ये कोई बात थोड़ी होती है, मैंने कोई बता दिया आप साइड। इनकी हाइट छोटी होती है, गंठे गंठे से होते हैं, लेकिन बताऊं क्यूट बहुत होते हैं। इनका जो IQ लेवल है वो उतना अच्छा नहीं होता, नॉर्मल इंसान से इनका IQ लेवल डाउन होता है, बट अगेन दे आर वेरी क्यूट, मतलब एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं। तो छोटी हाइट के होते हैं, शॉर्ट मतलब नेक छोटी होती है, थोड़ा सा शोल्डर ऐसे, और फोरहेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जीभ पे एक सीधे से कट लगे होते हैं, जीभ पे ऐसे लंबे लंबे कट लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं डीप फरो टंग, मतलब जीभ में जो ना बीच में जो हमारे डिप्रेशन जो है ऐसे ही बीच वाला, इनमें काफ़ी बड़ा एक कट होता है एक बीच में। इनकी हथेली बिल्कुल सपाट सीधी सीधी लाइनें होती हैं, आपके जैसे लकीरें इनके पास नहीं पाई जाती। दिव्या इज अ टेस्ट क्रॉस। मान लो कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, एक पी प्लांट है, ये एक टॉल पी प्लांट है। अबे सुन लो चूरन, एक पी प्लांट है, टॉल है, यही बोल सकता है। अब इस टॉल प्लांट का अपने को जीनोटाइप पता करना है। अब दो ही केस इसके पॉसिबल है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मेरे को कैसे पता लगे इसका जीनोटाइप क्या है, तो बायो में एक तरीका निकाला गया टेस्ट क्रॉस का। इसमें करना क्या होता है, आपको जिस भी प्लांट का जीनोटाइप पता करना है, आप उस प्लांट को उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दो। इसका रिसेसिव पेरेंट टॉल का तो डॉफ ही होता है, तो जो रिजल्ट आएगा आप उस रिजल्ट को स्टडी करके पता कर सकते हो कि इसका जीनोटाइप क्या है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कराया क्रॉस और सारे प्लांट्स टॉल है, ऑल प्लांट्स वर टॉल, तो सारे प्लांट टॉल तब आएंगे जब केस कौन सा होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। चाहो तो कर लो क्रॉस, देख लो सारे टॉल आएंगे। लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए टॉल भी आया और ड्वार्फ भी आया, दोनों केस आ गए, तो इसका मतलब कौन सा केस होगा। राधिका समझ तो नहीं आया, वही मेरे को ऐसे फिर फायदा नहीं होगा ना। तो मुझे इसका जीनोटाइप पता नहीं है। दो केस हैं, केस 1 सारे टॉल। अब तुम्हारा दिमाग खपाएगा कि सर ये बताओ ना, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो भी तो सारे टॉल आ सकते हैं, क्या पता सारे के कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाए, स्मॉल टी वाला केस मिले ही ना, हो सकता है ना ऐसा। ठीक है, तुम्हारी मान लेते भाई, मान लेते केस 1 से डाउट आ रहा है कि सर प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता था, ठीक है कोई नहीं। आप केस 2 में आ जाओ। अगर प्लांट ऐसा हो जाए कि टॉल भी मिल जाए और ड्वार्फ भी मिल जाए, आप मुझे बताओ ड्वार्फ कब मिलता है, जब 2 स्मॉल टी आते हैं, हाँ कि ना आते।
ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि कभी भी दोनों जीन एक पेरेंट से कभी नहीं आती है। तो यहां पर एक कैप स्मॉल टी तो यहां से आया होगा कंफर्म, दूसरा कहां से आया होगा, दूसरा यहां से आया होगा। सर लेकिन ये तो टॉल है, अब टॉल है भी स्मॉल टी, कौन सा केस बचा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो टेस्ट क्रॉस के खासियत बताऊं, ओ भाई सुन लो काम की चीजें तुम्हारे, ये तुम्हें फ्री के मार्क्स हैं। पहचान कैसे करोगे, टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन पूछा गया, अगर क्वेश्चन में लिख दे टू फाइंड द जीनोटाइप, इतना रख लो बस, इसका एक ही क्वेश्चन का हिंट है, अगर उसमें लिखा आ जाए टू फाइंड द जीनोटाइप, तो भाई वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, टेस्ट क्रॉस पूछ रहा है। मैंने आपको बताया 11th पे जैसे एक था कि जो सोप लाइक स्ट्रक्चर, जैसा सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, डायटम्स, मैं याद ही कर लो, कहीं सोप बॉक्स दिख जाए लिख जाना है डायटम्स, कुछ क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही मत, क्योंकि पूरी बायो में सोप बॉक्स इस्तेमाल ही कहाँ हुआ, डायटम में। इसी तरह से पूरी बायो में टू फाइंड जेनेटिक्स सिर्फ किस में इस्तेमाल हुआ है, टेस्ट क्रॉस में इस्तेमाल, कहीं यूज ही नहीं हुआ। और टेस्ट क्रॉस बेसिकली एक चीज का टाइप है, एक हम पढ़ते हैं बैक क्रॉस, उसी बैक क्रॉस का बेटा है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का